Hi guys, I am Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर. गाइज आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर अम्ल भस्म और लवण पढ़ेंगे. आज मैं आपको इस चैप्टर का लघुतरीय प्रश्न डिटेल्स में बताऊंगा. चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो. हाय गाइज, I am Saroj Kumar Sharma. वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर. गाइज चलिए आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छा से देख लेते हैं. इस चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म और लवण. चलिए शुरू करते हैं. आप क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं. चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको 3 प्रणाली दी गई है जिनमें से एक में आश्रित जल, शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है. यदि आपको केवल एक लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रणाली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे. चलिए तो आप इसको ऐसे देख लीजिए. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से प्रणाली में डालेंगे. ठीक है, तो जिस प्रणाली में लिटमस पत्र नीला हो जाएगा उस प्रणाली में क्षारीय विलयन होगा. देख लीजिए, इसको अच्छा से पढ़ लेंगे. क्षारीय विलयन होगा. इसके बाद हम क्या करेंगे, उस नीले लिटमस पत्र को शेष 2 प्रणाली में फिर से डालेंगे. ठीक है, तो 2 स्थितियां हो जाएगी. ठीक है, लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाएगा, नीला था वो लाल हो जाएगा, या लिटमस पत्र जैसा का तैसा रह जाएगा. यदि लाल हो गया तो उस परख नली में आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि क्या है, अम्लीय विलयन है. और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसमें क्या है, शुद्ध जल है. अगला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए. तो इसका मुख्य कारण है कि जब पीतल और तांबे के बर्तन में दही या खट्टा पदार्थ रखते हैं तो एक विषैला पदार्थ बन जाता है. इस कारण से पीतल या तांबे के बर्तन में दही या खट्टा पदार्थ नहीं रखा जाता है. दूसरा कारण यह भी है, जब दही या खट्टा पदार्थ पीतल या तांबे के बर्तन में आप रखिएगा तो बर्तन खराब हो जाएगा. आप इसको अच्छा से देख लीजिए और नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में. अगला क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है. एक उदाहरण के साथ समझाएं. इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे. तो सिंपल सी बात है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है. जैसे धातु ZnHCl से अभिक्रिया किया तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बना. वैसे ही दूसरा समीकरण दिया गया है. इसके जांच के लिए हम क्या करेंगे, जलते हुए माचिस की तिल्ली को उसके पास लेकर जाएंगे. यदि फट फट की आवाज़ के साथ वो जलने लगे तो समझ जाएंगे कि उसमें हाइड्रोजन गैस है. यह हाइड्रोजन गैस की जाँच की एक विधि है. अगला क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक एक टर्नू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है. इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है. यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लीजिए. तो याद कर लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो CaCl2 बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, CO2 बनाता है और जल बनाता है, H2O बनाता है. इसका समीकरण आप लिख लीजिए. अगला HCl और HNO3 है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल. आंधे जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करता है, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं. तो देखिए मेन कारण क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब जल में घोला जाता है तो H+ आयन बनाता है. इसी कारण से यह अम्लीय लक्षण बताता है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल H+ आयन नहीं बनाते हैं और अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं. अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है. तो देखिए अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है, इसी कारण से यह विद्युत का चालन करता है. अगला क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है. तो का मेन रीजन है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H+ आयन नहीं बनाता है. जब इसमें H+ आयन नहीं बनेगा तो रंग बदलने का सवाल उत्पन्न ही नहीं होता है.
अगला क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। इस बात को आप बारीकी से समझें। कहता है अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। यानी जल को अम्ल में कहने का मतलब है कि अम्ल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, उसमें जल ऊपर से डाल रहे हैं। अम्ल को जल में अर्थात जल की मात्रा ज़्यादा है, उसमें से अम्ल डाल रहे हैं। तो इसको बारीकी से समझिए। कहता है क्योंकि ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्रित नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में इसे मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा हानि पहुंच सकती है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोगशाला में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है और कोई खतरा हो सकता है। इस कारण से ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो अम्ल के विलयन में जब जल मिलाते हैं तो H+ आयन H2O से संयोग करके H3O+ आयन बनाता है, जिससे अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन की सांद्रता कम हो जाती है। यानी इसकी सांद्रता क्या होगी, कम हो जाएगी। अगला, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- या OH- होगा की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में अधिक क्षारक मिलाएंगे तो OH- की सांद्रता आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वही मिलाएंगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगला है, आपके पास विलयन A एवं B है। विलयन A के pH का मान 6 है और विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इसमें से कौन अम्लीय है। तो सिंपल याद रखिए कि 7 होता है तो उदासीन होता है, और 7 से ज़्यादा pH होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय। तो यह 7 से ज़्यादा है B का, 8 है तो क्षारीय होगा, और A का 6 है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय होगा, इसको याद कर लेंगे, यानी A अम्ल है। अगला, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। H+ है यहाँ, आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता विलयन बढ़ती है, वह विलयन धीरे धीरे अम्लीय होते जाता है। यानी जिसमें H+ ज़्यादा होता है वो अम्लीय होता है, जिसमें OH- ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारीय क्यों होते हैं। तो यह रियल है कि आप याद रखें सभी विलयन में H+ और OH- दोनों रहते हैं, लेकिन जिसमें H ज़्यादा होगा वो अम्लीय हो जाएगा, जिसमें OH ज़्यादा होगा वो क्षारीय हो जाएगा। तो यह क्लियर है कि क्षार में भी OH+ होता है और अम्ल में भी OH- होता है, लेकिन जो ज़्यादा होगा, H ज़्यादा होगा तो अम्ल हो जाएगा, OH ज़्यादा होगा तो क्षार हो जाएगा। मैंने इसका परिभाषा यहाँ डिटेल कर दिया, आप इसको लिख लेंगे। अगला है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा। यानी किसान कब चूना का प्रयोग करता है खेतों में, तो यह तभी करेगा जब उसे पता चले कि मिट्टी की उदासीनता उपयुक्त नहीं है, तभी इसका उपयोग करेगा। ठीक है, यानी इस सब का प्रयोग तभी किसान खेतों में करता है जब मिट्टी की उदासीनता उपयुक्त नहीं होती है तब। चलिए, मैंने इसको डिस्कस किया, आप इसको पढ़ लेंगे और देख लेंगे। CaOCl यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो यह क्या विरंजक चूर्ण है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसका सूत्र और होता है CaO/Cl2 तो हो ही गया, एक CaOCl/Cl, इसका एक और सूत्र होता है, इसको दोनों याद कर लेंगे। ठीक है, 2 सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो विरंजक चूर्ण बनाने की विधि है, जब शुष्क बुझे हुए चूना पर Cl2 गैस प्रवाहित किया जाता है 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो विरंजक चूर्ण बनता है। तो CaOH शुष्क बुझा हुआ चूना है, क्लोरीन हो गया, अब ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। ठीक है, बनाने की विधि है, इसको याद कर लीजिए। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। जब कठोर जल को मृदु करना होता है तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग करते हैं, जिसको धोबिया सोडा या धोने वाला सोडा
कहा जाता है, Na2CO3। ओके, अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया का समीकरण बताएं। तो याद करें, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खावा सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और CO2 बनता है। इस समीकरण को अब याद कर लेंगे और लिख लेंगे। अगला है प्लास्टर पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो सिंपल सा है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाते हैं तो जिप्सम बन जाता है, कठोर हो जाता है। इसी गुण के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस से हड्डियों की प्लास्टर की जाती है। ठीक है, जल मिलाते ही कठोर हो जाएगा, यानी जिप्सम बन जाएगा। अगला, निम्नलिखित अभिक्रिया को पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। आपको पहले शब्द समीकरण फिर संतुलित समीकरण लिखना है। देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो दानेदार जिंक आंसर हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल तो जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, और इसका रिएक्शन नीचे दिया गया है, आप इसको लिख लेंगे अच्छा से। मैग्नीशियम पट्टी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका समीकरण हमने लिख दिया है, आप इसको लिख लेंगे। अशुद्ध जल अर्थात शुद्ध जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल करता है? इसका मुख्य कारण है कि शुद्ध जल H+ आयन उत्सर्जित नहीं करता है, इस कारण से वो चालन नहीं करता है। जबकि वर्षा जल अशुद्ध होता है, वह H+ आयन बनाता है, इसी कारण से क्या होता है, वह विद्युत का चालन करता है। डिटेल्स आप इसको देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आप कॉपी में जरूर इस सबको नोट कर लेंगे, परिभाषा को। अगला, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो सिंपल सी बात है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन अलग नहीं करता है, यानी H+ आयन नहीं बनाता है, इसी कारण से वो अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता है। अगला है, पढ़ने ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। पढ़ने ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, किस पढ़ने में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी? तो सिंपल सी बात है कि ए में बुदबुदाहट अधिक तेजी से होगी, क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है और H+ आयन बनाता है, और जो H+ आयन आएगा उसमें ज़्यादा बुदबुदाहट होगी। लेकिन यह CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है, यह पूर्णतः आयनित नहीं होता है। अगला है, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताज़ा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बनाया जाता है? इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो देखिए, मेन कारण है कि जब ताज़ा दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय कर दिया जाता है तो क्षारीय दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। यानी बेकिंग सोडा बनाने के मेन कारण है कि दूध खराब न हो। अब इस दूध से दही आप बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो दूध है वो क्षारीय है, क्षारीय को उदासीन बनने में कुछ समय लग जाता है और फिर उसे दही बनने में, अम्लीय बनने में समय लग जाता है, इसलिए ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, अगला, प्लास्टर पेरिस को संगरोधी आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। मैंने ऐसी जगह प्लास्टर पेरिस रखिए ताकि उसमें आर्द्रता का प्रभाव ना हो पाए। क्यों? तो मेन कारण है कि जब प्लास्टर पेरिस जल से अभिक्रिया करता है तो जिप्सम बना लेता है, इसी कारण से इसे आद्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। आप इसको पढ़ लेंगे, मैंने इसको डिटेल्स यहाँ लिख दिया है, रिएक्शन बता दिया है, आप इसको लिख लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण जल बनता है, इस क्रिया को ही उदासीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी अम्ल और क्षार के संयोग की क्रिया उदासीकरण अभिक्रिया है। यहाँ रिएक्शन में लिखा है 2, आप इस एग्जाम्पल को लिख लेंगे। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग बताइए। तो धोने वाला सोडा का सबसे पहला उपयोग है, इससे कपड़ा धोया जाता है। दूसरा उपयोग क्या होगा, इससे साबुन बनाया जाता है। तीसरा उपयोग ये हो जाएगा कि धोने वाला सोडा से जल को मृदु किया जाता है। बहुत सारा उपयोग हो सकता है, इसका तो मैंने यहाँ उपयोग डिटेल्स में लिखा, आप इसको देख लेंगे। और बेकिंग सोडा अर्थात खावा सोडा का उपयोग पकवान बनाने में किया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। बहुत सारा इसका उपयोग है, आप इसको देख लेंगे और लिख लेंगे। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से कॉपी में लिख लीजिए, याद कर जाइए, क्योंकि ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर प्रतिदिन बने रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपके क्लास के प्रत्येक विषय को बहुत अच्छा से पढ़ा दूंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।